नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार में चुनाव के लिए थम चुका है प्रचार प्रसार। दूसरे फेज के लिए मतदान के लिए ये चुनाव प्रचार अब थम चुका है। एनडीए और महागठबंधन के बीच महामुकाबला है और इस महामुकाबले में दिग्गजों ने ताकत झोंकी है। रैली के दौरान एक दूसरे पर चुनावी प्रहार किया है। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी कि मतदान किया जाएगा। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएगी और 14 नवंबर वो दिन जब चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे कि आखिरकार जनता किसे चाहती है, किसे अपना आशीर्वाद देना चाहती है और 5 साल का भविष्य किसे चुना है। ये सब कुछ सभी के सामने होगा। तस्वीरें बेहद साफ होगी। पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान हुआ था। बम्पर वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 65% मतदान किया गया था, जो कि बम्पर वोटिंग मानी गई और कहा गया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और इसके अपने मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से दावे हैं। महागठबंधन अपना दावा कर रहा है, एनडीए की तरफ से अपने दावे हैं। दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बम्पर वोटिंग उनके फेवर में है, यानी कि पक्ष में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार अब थम चुका है। इसके बाद इन जिलों में किसी भी प्रकार की सभा, रैली या फिर रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। दूसरे फेज में जिन 20 जिलों में मतदान होगा उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये तमाम वो जिले हैं कि आप ऐसे देखिए, सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, इन तमाम को साधने की कोशिश की जाएगी। इन जिलों को साधने की कोशिश की जाएगी और कहा जाता है कि यहीं से पटना की गद्दी का फैसला तय होता है कि आखिरकार पटना की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। इस फेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री चुनावी संग्राम में हैं, जिनमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झांझरपुर से नीतीश मिश्रा हैं। वहीं दूसरे फेज में महागठबंधन की ओर से आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और भाकपा यानी कि माले विधायक दल के जो नेता है महबूब आलम, वो भी इसी में उम्मीदवार है। यानी कि इस बार का जो महामुकाबला है ये बेहद दिलचस्प है। हालांकि पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई थी। महिलाओं की कतार जब नजर आती है तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे खिल उठते हैं और उसके बाद दावों की जो बौछार है वो भी सुनाई देती है। खुद एनडीए गठबंधन के तमाम जो दिग्गज नेता हैं कहते हुए सुनाई देते हैं कि इस बार उनकी ही सरकार बनेगी और जो ये बम्पर वोटिंग हुई है उनके पक्ष में है। हालांकि ये भी कहा जाता रहा है कि महिलाएं साइलेंट वोटर्स के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करती हैं, काम करती है। लेकिन ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है या प्री इनकम्बेंसी? ये दोनों ही जो दावे हैं, आखिरकार किन के दावों में दम है? ये 14 नवंबर की वो तारीख जब नतीजे प्राइम न्यूज आपको बताएगा कि आखिरकार कि नतीजे किसके पक्ष में आए। ये महादंगल है और ये चुनावी दंगल में किसका मंगल हुआ है, 14 नवंबर को नतीजे सभी के सामने होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरजीत कुमार पटना से जुड़ चुके हैं। सुरजीत, अब चुनाव प्रचार थम चुका है, कहां इस बार के जो दूसरे फेज में चुनाव होने हैं और कितना दिलचस्प ये दूसरे फेज का मतदान, चुनावी दंगल? बिल्कुल जो है बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार का शोर था वो अब थम चुका है। और अगर हम बात करें तो इस बार जो विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में जो होने हैं उसमें मिथिलांचल का इलाका आता है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर हम माने तो यहाँ पे सीमांचल का इलाका है। जो सीमांचल के इलाकों पे पूरे बिहार की नजर है, क्योंकि सीमांचल की सीट में अगर एनडीए वहां से ट्रेन लगा लेती है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां पे अगर सीमांचल एनडीए अगर जीत लेती है तो यहाँ पे उसके लिए पूरे बिहार को जीतना काफी आसान हो जाएगा। और दूसरे अगर एनडीए का सबसे कमजोर गढ़ कहा जाए तो वो है शाहबाद का इलाका। शाहबाद के इलाके में एनडीए पिछले बार चुनाव में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से एनडीए ने पूरी अपनी ताकत झोंकी है उसके बाद जो है
एनडीए को उम्मीद है कि शाहबाद और सीमांचल का जो इलाका है वो यहाँ पे बचाने में कामयाब होगी। और वहाँ सीमांचल की अगर हम बात करें तो सीमांचल में मुकाबला बड़ा दिलचस्प इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी वहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सीमांचल के इलाके में उनकी बढ़त बने, और वहीं तेजस्वी की टांग खींचने के लिए वहाँ एआईएमआईएम के जो है असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ पे प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। तो ये मुकाबला इस बार का काफी दिलचस्प है और कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर है, महामुकाबला है और चुनावी संग्राम में तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। लेकिन सुरजीत, सीमांचल की आपने बात की है, 2020 के क्या नतीजे आए थे वो भी बताइए, और जातीय इक्वेशन किस तरीके से यहाँ पर बेहद दिलचस्प है, साथ ही साथ ये भी बताइए विस्तार से। सीमांचल की अगर हम बात करें तो सीमांचल में 42 सीटें आती है सीमांचल में, और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 20 सीटें जो है यहाँ पे एनडीए के पक्ष में थी और 26 सीटें पे महागठबंधन यहाँ पे बढ़त बनाते हुए दिख रहा था। और वहाँ पे अगर एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएम जो है पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पे 5 सीटें जीती थी। हालांकि उसके बाद जो है उनके सारे विधायक जो है आरजेडी में शामिल हो गए थे, सिर्फ एक विधायक उनके साथ रह गए थे। तो इसका भी मलाल जो है असदुद्दीन ओवैसी को है, और इसके जो है यही फॉर्मूला लगा के वहां पे वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी ने मेरे ऊपर पूरा भोंका था, इस बार के चुनाव में बदला लेने का वक्त आ गया है और हम लोग किसी भी कीमत पे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। वहीं सीमांचल में अगर बात करें तो कई बाहुबली ऐसे हैं जिनकी सांस यहाँ पे दांव पे लगी हुई दिखाई दे रही है। बीमा भारती जो है पहले जो है जदयू के सीट पे चुनाव लड़ते हुए आ रही थी, और लेकिन हाल में 2024 में उन्होंने पाला बदला था और वो एनडीए छोड़ के वो महागठबंधन में गई थी। और जो है अभी इस बार जो है बीमा भारती सीमांचल में चुनाव लड़ रही है आरजेडी के टिकट पे। तो मुकाबला वहां पे काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और पिछले विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम बहुल लेकिन अभी भी सवाल ये, जैसा कि आप बता रहे हैं सुरजीत, साल 2020 के नतीजे एआईएमआईएम ने सबसे ज्यादा डेंट किसी को लगाया तो वो महागठबंधन की पार्टी थी। अब इसके लिए तेजस्वी के पास क्या काट है, इसके लिए क्या कुछ रणनीति है जो तेजस्वी ने इस बार आजमाया है? श्रुति, बिल्कुल तेजस्वी ने इस बार जो असदुद्दीन ओवैसी है उनकी काट के लिए यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं जो मुस्लिम चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में महागठबंधन की तरफ से उतारा है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के भी जो कई बड़े मुस्लिम चेहरे जो माने जाते हैं उनको सीमांचल में लगातार उनके जनसभाएं होते रही। और ये भी बताने की कोशिश की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा कि जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार के नहीं है, वो पहाड़ी है और बिहार को चलाने के लिए बाहर का कोई आदमी नहीं चलाएगा, बिहार का बेटा चलाएगा और यहाँ के सुख दुख में तेजस्वी आपके साथ है। इस तरीके की कई रणनीति महागठबंधन के द्वारा भी बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी अगर डेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे वो महागठबंधन को डेंट करेंगे। और जिस तरीके से अगर जन स्वराज की बात करें तो जन स्वराज ने भी जितने मुस्लिम कैंडिडेटों पर अपना दाव लगाया है तो बिल्कुल चुनाव प्रचार थम चुका है। एक नैरेटिव सेट करने की महागठबंधन की तरफ से कोशिश की गई है कि बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा और विकास करेगा। हालांकि इस नैरेटिव पर जनता कितना विश्वास करती है सुरजीत, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे अहम सवाल देखिए, चुनाव प्रचार थम चुका है, अब एक दिन बाद यानी कि कुछ ही घंटे बाद 24 घंटे के बाद से जो दूसरे फेज के लिए चुनाव होगा उसके लिए क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से और किस तरीके की व्यवस्थाएं? जी श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से पहले फेज में यहाँ पे चुनाव आयोग ने जो तैयारियां कर रखी थी और बिल्कुल अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दी जाए तो चुनाव आयोग शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में चुनाव करवाने में सफल रहा। और जिस तरीके से मतदान के जो प्रतिशत में अगर हम बात करें तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान जो इस बार बिहार में हुआ है उस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में भी चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि जितना बम्पर मतदान पहले फेज में हुआ था उतना ही बम्पर मतदान इस फेज में हो। और चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अशांति न फैले। तमाम जो बूथ बनाए गए हैं वहां पे वेबकास्टिंग के द्वारा वेब कैमरे के द्वारा पूरी कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां पे चुनाव आयोग निगरानी करते रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा के बीच जो बिहार पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है और पारा मिलिट्री फोर्स को भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, कोई
क्योंकि गया और जमुई जिले में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहले होता था और वहां पे चुनाव जो है 4 बजे वोटिंग संपन्न हो जाती थी, लेकिन इस बार अमित शाह ने कहा है कि बिहार में अब नक्सलवाद खत्म हो चुका है। तो ये भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती रहेगा कि गया और जमुई और औरंगाबाद के क्षेत्र है वहां पे चुनाव आयोग किस तरीके से निपटता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने मुकम्मल यहाँ पे तैयारियां कर रखी है और सबसे बड़ी चुनाव आयोग की यहाँ पे चुनौती है कि जिस तरीके से बम्पर मतदान इस केस में हुआ था, बिल्कुल, अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा सुरजीत कि क्या इस बार भी बम्पर वोटिंग होती है, एसआईआर का साइड इफेक्ट दिखता है और महिलाएं बढ़ चढ़कर किसके पक्ष में वोट करती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया सुरजीत कुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मोहनिया विधानसभा में चुनावी हुंकार भरी है। मौके पर राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये केवल सरकार बनाने के लिए बीजेपी और एनडीए को बदनाम करते हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वसुधैव कुटुंबकम का भी जिक्र किया। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। संदेश भारत या ऐसा वैसा भारत नहीं है। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत की धरती से गया है। मेरे बहनों भाई, क्या है भारत? लोग समझें, हिंदू हो मुसलमान हो सब भाई भाई। या तो केवल भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को बदनाम करते हैं केवल सरकार बनाने के लिए, और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं। अरे भारत को समझो, भारत है क्या? दुनिया में कोई देश इस टक्कर का नहीं है मेरे बहने भाइयों, भारत है। तो चुनावी संग्राम में सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज में महागठबंधन के पक्ष में चुनावी हुंकार भरी। मौके पर राहुल गांधी ने बिहार में फिर से दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने का जिक्र कर दिया। कहा कि बिहार में इनकी सरकार बनने पर शिक्षा के बेहतर काम किए जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में अस्पताल, रोजगार, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बेहद जरूरत है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ वादे किए। इस साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए, कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेट से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है। समय होता था जब बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। नाम आपने सुना होगा, सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी सुना है? पूरी दुनिया से लोग आते थे, कोने कोने से आते थे। चाइना से, जापान से, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड से, वियतनाम से बिहार आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने आते थे। मैं चाहता हूं कि फिर से इस बिहार में दुनिया की सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज बने।